नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल, आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के इकोनॉमिक टाइम्स प्लस बिज़नेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में 3 बिज़नेस न्यूज़पेपर्स के हम सबसे वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ वही न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो इन चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं, बाकी पॉलिटिकल या क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम उन्हें डिस्कस नहीं करते जब तक कि वो हमारे फाइनेंसेस पर इम्पैक्ट ना डालते हों। तो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आती है तो। तो शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सबसे और वो क्वेश्चन ये था कि क्योंकि आप देखो रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है बड़े टाइम से, पिछला ये पूरा 1 महीना, 2 महीना ऐसा गया है कि रुपया काफ़ी डेप्रिशिएट हो गया है डॉलर के अगेंस्ट। 2022 में भी रुपया 10% गिर गया था टोटल डॉलर के अगेंस्ट। तो अगर मैं कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अज़्यूम करते हैं कि रुपया मान लो 20-30% अगर गिरने वाला हो फॉर एग्ज़ाम्पल और हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचाना है क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी अपने आप वीक होते जा रहे हैं। तो आप कैसे करोगे? आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे कि रुपया कितना ही गिरे उससे आपको नुकसान ना हो, उल्टा शायद और फ़ायदा भी हो। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स ने काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे आंसर्स दिए हैं, तो मैं कुछ देखूँगा। जैसे किसी ने बताया कि आईएनआर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दूँगा क्योंकि आईएनआर डेप्रिशिएट कर रहा है। कुशल जी ने आंसर दिया है तो ठीक है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल करना इज़ अ थिंग बट लॉन्ग टर्म के लिए ये कर पाना इज़ मतलब फिज़िकली एग्ज़ीक्यूट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट कुशल इसे। सिल्वर ईटीएफ शुभंकर पॉल जी ने कहा है व्हिच इज़ अ वेरी गुड आंसर मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो आप सिंपल चीज़ें कर सकते हो जिससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को। सिल्वर ईटीएफ यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे सायन ने कहा है कि गोल्ड, यूएस स्टॉक्स एंड करेंसी। तो जो भी इनके स्टॉक्स हैं यूएस के अगर ये डॉलर में डिनोमिनेटेड हैं, तो ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स रह सकते हैं कंपैरेटिवली। करेंसी आप लिमिटेड ही होल्ड कर सकते हो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज होल्ड कर रहे हो तो, राइट? एंड गोल्ड एक बहुत बढ़िया आंसर है क्योंकि गोल्ड आपको प्रोटेक्ट करता है रुपया रुपए की कमज़ोरी से। कुणाल ने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेंगे आईटी कंपनीज़ में एंड वो कंपनीज़ जहाँ पे मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और यूएस डॉलर्स बाय करेंगे। यूएस डॉलर्स आप ऐसा नहीं कि आप कितना भी बाय कर सकते हो, ठीक है? लिमिटेड ही बाय कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो क्योंकि आप बाय करोगे डॉलर तो उससे रुपया और कमज़ोर होगा ना, तो गवर्नमेंट आपको करने नहीं देगी। एक तो रुपया ऑलरेडी कमज़ोर हो रहा है, उल्टा आप और यूएस डॉलर बाय करोगे तो गवर्नमेंट उसको और पनिश करेगी, आप याद रखना। इसके अलावा आईटी कंपनीज़ बढ़िया है, लेकिन सारी कंपनीज़ जिनका मेजर रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से, वो कंपनी को प्रॉफ़िट नहीं होगा। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे फार्मा। फार्मा का एक्सपोर्ट्स का तो बहुत अच्छा रेवेन्यू है, लेकिन इनका इम्पोर्ट्स भी अच्छा खासा है, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट का खर्चा भी काफ़ी ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से नेट-नेट ये न्यूट्रली इफ़ेक्ट रहता है इनके ऊपर। अश्विन ने कहा है कि गोल्ड, यूएस बॉन्ड या फैंग स्टॉक्स बट अभी तो बिटकॉइन उठाऊँगा। येस, क्रिप्टो करेंसी किसी ने भी मेंशन नहीं किया एंड क्रिप्टो भी यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप चाहें तो करेंसी स्वैप हिमांशु लगता है मुझे सीएफए या सीए स्टूडेंट है। इन्वेस्टिंग इन एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज़ जैसे मैंने बताया फन फीवर एक्सपोर्ट बेस्ड सारी कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सर्विसेज़ वगैरह को फ़ायदा होगा क्योंकि सर्विस कंपनीज़ जो एक्सपोर्ट की होती है ना, इनको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, राइट? ये सर्विस एक्सपोर्ट कर रही हैं। गोल्ड बिल्कुल सही आंसर है, अगर आप बाहर के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर पाओ, यस, जैसे बॉन्ड्स हो गए या दूसरे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ भी हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पे भी फ़ायदा हो सकता है, अगर रुपया डेप्रिशिएट होता है तो। इसके अलावा कोई चीज़ है देखिए यूएस डॉलर डिपॉज़िट्स होती हैं, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स होते हैं, डॉलर इंडेक्स फंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती है मेरे ख्याल से अगर बचना है तो। एंड मेरे ख्याल से इसके अलावा देखिए मेजर चीज़ें आप लोगों ने कवर कर दी है। अब गोल्ड में ही आप गोल्ड के ईटीएफ्स बाय कर सकते हो, सिल्वर ईटीएफ आई थिंक प्रोटेक्ट करेंगे अगर आपको रुपया बहुत ज़्यादा गिरने वाला हो। अच्छा दुबई वगैरह में लोग जैसे मिडल ईस्ट में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ये भी काफ़ी इम्यून रहेंगे इससे। यस, रियल एस्टेट जो फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई में ले रहे हैं लोग, काफ़ी इंडियंस ले रहे हैं मेरे आस-पास भी, तो यहाँ पे ये काफ़ी बेनिफिट कर सकता है। मतलब इन लोगों को मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगी क्योंकि दिरहम वगैरह बहुत ही स्टेबल करेंसीज़ होती हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। एक रिस्क भी है लेकिन आप लोग जो बोल रहे हो, अच्छा आप सोचो आप बोल रहे हो यूएस स्टॉक्स में कर दोगे, लेकिन उसमें भी रिस्क है, उसमें मार्केट रिस्क आ जाता है, ठीक है? मार्केट क्या पता वो स्टॉक्स बेकार हो जाएँ, राइट? जितना आपको रुपए गिरने से लॉस नहीं होता, उतना शायद आपको डॉलर डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट्स में लॉस हो जाए। इसके अलावा हेजिंग के भी कॉस्ट होते हैं, ठीक है? आप हेजिंग करने की बात कर रहे हैं, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ करने की बात 2 लोगों ने की है। तो वहाँ पे भी कॉस्ट रहते हैं और रिस्क्स रहते हैं और डाइवर्सिफिकेशन अगर आप बहुत ज़्यादा कर दो, तो हो सकता है आपका रिटर्न ना काफ़ी कम हो जाए। तो ये तो इसके रिस्क्स हैं मैं बताऊँगा, लेकिन आंसर सभी के काफ़ी
अच्छे थे, काफ़ी प्रैक्टिकल आंसर थे। तो काफ़ी दूसरे व्यूअर्स ने भी मेरे ख़्याल से आज सीखा होगा कि किस तरीके से अगर रुपया मैं बताऊँ कि 30% कमज़ोर हो सकता है अगर, तो कैसे बचा जा सकता है ऐसे हाइपोथेटिकल सिनेरियो में भी। अब आते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पे। एक ओवरव्यू ले लेता हूँ मैं। सबसे पहला है क्यू कॉमर्स टू ड्राइव 60% जंप इन गिग वर्कर्स हायरिंग इन 2025 और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी से है। दुनिया में ऐसी कौन-सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गिग वर्कर्स हैं, जहाँ गिग इकॉनमी सबसे बड़ी है? कौन-सी इकॉनमी में गिग इकॉनमी सबसे बड़ी है? ये आज का मेरा सवाल है। तो क्यू कॉमर्स जो है 60% जंप ला सकता है गिग वर्कर्स हायरिंग में 2025 में। सर्विसेज़ पीएमआई 4 मंथ ऊपर आ चुके हैं मतलब सर्विस सेक्टर में तो ग्रोथ बढ़िया नज़र आ रहा है हमें। मैन्युफैक्चरिंग का बस हम वेट कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही इंक्रीज़ पिक कर ले। बैंक शेयर्स जो है ये प्लंज हुए अप टू 8%, 8% गिरे हैं प्लंज। यहाँ पे इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, अब मैंने बताया था इसके सिनोनिम्स काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग यूज़ करते हैं। प्लमिट, प्लंज, कुछ क्रैश भी बोलते हैं, राइट? एंड तो ऐसे ही अलग-अलग मतलब सेम ही मीनिंग है सबका। तो अमिड अमिड वीक बिज़नेस अपडेट्स, तो जो बिज़नेस अपडेट आया ना थोड़ा वीक रहा है बैंक्स का। इसके अलावा रेलवेज़ इंफ्रा स्पेंड टॉप्स 2 लाख करोड़ 76% ऑफ एफवाई 25 किटी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2 लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं। 76% था ये एफवाई 25 के बजट का। और इसके अलावा है टॉप सेल्स अक्रॉस 10 सेक्टर्स टच 15,569 करोड़। अगर टोटल आप 10 सेक्टर्स देखते हो ना हमारे इकोनॉमी के, तो जो टॉप सेल्स है, किसकी सेल्स? यहाँ मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एफपीआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट से लगातार सेलिंग कर रहे हैं अगर, तो कहाँ पे कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं और कहाँ पर वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं, ये भी डेटा बड़ा ज़रूरी है, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग। और फिर आखिर में एक एक एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजट के क्या मेजर्स होने चाहिए कि हम रिससेट कर पाएँ मिडल क्लास को। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से और ये था गिग इकोनॉमी के बारे में। तो इंडिया की जो गिग इकोनॉमी है ये पॉइज्ड है मेजर लीप के लिए 2025 में, जहाँ पे हायरिंग जो होगी वर्कर्स के क्विक कॉमर्स और सेक्टर प्रोजेक्टेड है यहाँ पे करीब-करीब 60%। तो ये प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है? ये प्रोजेक्शंस क्या आए हैं 60% यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि एक अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे ग्रोथ होगी। एंड ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है और ये कैसे होगा जैसे ई कॉमर्स जो प्लेयर्स हैं बड़े-बड़े अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा अब ये भी क्विक कॉमर्स में आ रहे हैं। तो क्विक कॉमर्स की जो एक्जिस्टिंग कंपनीज़ है ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ेप्टो इनको कहीं न कहीं काफ़ी एग्रेसिवली स्केल अप करना होगा अपने ऑपरेशंस को। इनके आने से पहले जितना एडवांटेज है वो उठाना पड़ेगा नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। क्विक कॉमर्स जो है ये रिलाई करता है किस पे गिग वर्कर्स पे। गिग वर्कर्स एंड इन्हें हम अंडर द रूफ स्टाफ कहते हैं जो ऑपरेशंस मैनेज करते हैं डार्क स्टोर्स में। डिलीवरी एजेंट जो इंश्योर करते हैं फास्ट डोर स्टेप सर्विस और टिपिकली हर एक डार्क स्टोर एम्प्लॉय करता है 30 से 35 अंडर द रूफ वर्कर्स को जैसे लोडर हो गया, पिकर हो गया, पैकर हो गया, जिसमें 120 से 140 डिलीवरी पर्सनल रहते हैं डिमांड को मीट करने के लिए। तो ओवरऑल इनका सिस्टम ऐसे रहता है कि एक डार्क स्टोर ये खोल लेते हैं जहाँ पे सामान स्टोर करते हैं, यहाँ पे 20, 30, 40 लोग रहते हैं, एक पैकेजिंग कर रहा है, एक पिक कर रहा है सामान को, एक पैक कर रहा है और फिर 120 से 140 डिलीवरी पर्सनल है जो इस डिमांड को मीट करेंगे। जो टॉप 5 क्यू कॉमर्स प्लेयर्स हैं हमारे क्विक कॉमर्स के प्लेयर्स ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, बिग बास्केट एंड फ्लिपकार्ट का मिनट्स। ये एम्प्लॉय करते हैं करीब 70,000 अंडर द रूफ वर्कर्स को और 2.5 लाख से 3 लाख डिलीवरी पार्टनर्स को। और ये जो वर्कफोर्स है ये अप्रॉक्सिमेटली 3.5 लाख है और ये ग्रो करेगी बाय एटलीस्ट 60% 2025 में। तो नए प्लेयर्स आने के बाद काफ़ी अग्रेसिव यहाँ पे हायरिंग होने वाली है, इतना हमें पता चल रहा है। Demand buoyancy continues to drive growth. Services PMI rises to 4-month high in December. Demand buoyancy जो है ये कंटिन्यूड है, ये बढ़ेगी टू ड्राइव न्यू बिजनेस इनफ्लोज। डिमांड बढ़िया रहेगा तो बिजनेस यहाँ पे बढ़िया करेंगे, राइट? अगर हम पैसे खर्च करते हैं तभी बिजनेस ग्रो करता है। तो ये इन टर्न सपोर्ट करेगा आउटपुट ग्रोथ, प्रॉम्प्ट करेगा फर्म्स को कि वो एडिशनल वर्कर्स को रिक्रूट करें, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। एंड अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल एंड HSBC इंडिया सर्विसेज पीएमआई ये बढ़ा है 4 मंथ हाई पर आ चुका है 59.3। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये इंडेक्स बताता है बेसिकली 50 के ऊपर अगर है ना 50 प्लस है तो ये इसका मतलब आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। लेकिन 50 के भी जितना ऊपर जा रहा है आप उतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। तो ये 59.3 पर आया है जो पहले 58.4 था। तो इसका मतलब पहले एक्सपैंड कर रहे थे लेकिन अब पहले से और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है हमारा सर्विसेज का सेक्टर।
एंड जो बाइंड अंडरलाइन डिमांड है, ये आइडेंटिफाई की गई है बाय कंपनीज एज अ प्राइमरी फैक्टर बिहाइंड ग्रोथ। डिमांड ग्रोथ की वजह से ही कंपनीज में इतना ग्रोथ देखने को हमें मिल रहा है। ऑर्डर्स बढ़े हैं फॉर द 41st मंथ इन अ रो एंड ग्रेटेस्ट एक्सटेंट यहाँ पे बढ़े हैं। तो काफी बढ़िया यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन भी देख के एफर्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। कंपोजिट पीएमआई जो वेटेड एवरेज होता है बोथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का, ये भी बढ़ के आ चुका है 59.2 पे फ्रॉम दिसंबर 58.6। तो यहाँ पे सर्विस एक्टिविटी जो है ना, वो इस टाइम पे ड्राइव कर रही है ग्रोथ को। सर्विस सेक्टर यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है और स्ट्रेंथ जो है हमारे सर्विस पीएमआई में, ये आप देख सकते हैं ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के स्लो डाउन के कॉन्ट्रास्ट में काफी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हल्का फुल्का सा हमें स्लो डाउन देखने को मिला था, बट वो भी वी हैव एस्टिमेटेड कि अभी काफी अच्छा वहां पे भी जंप आएगा। तो ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं और सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है किस चीज की वजह से? डिमांड इंक्रीज की वजह से। और मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉब्लम ही क्या है इस टाइम पे? मैन्युफैक्चरिंग को जिस चीज ने मैं कहूंगा बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से रोक रखा है, और वो क्या है इस टाइम पे? डिमांड। तो एक तरफ तो ये बहुत, मैं कहूंगा, परेशान कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, और एक तरफ सर्विस सेक्टर को काफी ज्यादा ये ऊपर भी लेके जा रहा है, काफी आगे लेके जा रहा है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। बैंक शेयर्स प्लंज अप टू 8% अमिड वीक बिजनेस अपडेट्स। बैंक्स के शेयर अगर आप देखोगे ना, करीब करीब 8% गिर चुके हैं। बैंकिंग के शेयर्स 2 से 8% बैंकिंग कंपनी के शेयर्स नीचे गए ऑन मंडे आफ्टर, जब लेंडर्स ने रिपोर्ट किया लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ एडवांस में भी और डिपॉजिट में भी। मतलब जो पैसा बैंक्स हैं, ये बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं, हम लोग एफडी कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर सेविंग्स कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? डिपॉजिट्स। और जो बैंक पैसा ये दे रहा है सामने वाले को, लोन ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस, तो यहाँ पे भी हमें कमी देखने को मिली और यहाँ पे भी हमें कमी देखने को मिली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इमर्ज हुआ एज टॉप लूजर। उसके शेयर्स गए 8% नीचे, और फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा जहाँ पे 5% का डिक्लाइन मिला है। शेयर्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक जो गिरा 4% से, एंड सेंट्रल बैंक ने रिपोर्ट किया 3.5% डिक्लाइन। तो बैंक ऑफ इंडिया ने विटनेस किया था 3% फॉल, जहां एचडीएफसी बैंक शेयर नीचे आया 2%। तो लास्ट वीक काफी सारे बैंक्स, एनबीएफसीज ने डिक्लेयर किए अपने प्रोविजनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और कलेक्शन एफिशिएंसी क्या रही, क्या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग था, क्या स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन था। तो यहाँ पे शार्प फॉल देखने को मिला है हमें बैंक निफ्टी में मंडे को, क्योंकि क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं वो लाइकली सड्यूड रहेंगी फॉर द बीएफएसआई सेक्टर। बीएफएसआई क्या होता है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, बीएफएसआई। तो शेयर्स जो हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों के ही नीचे गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स के भी और ज्यादा नीचे गए हैं। बीएसई बैंक एक्स, ये एक इंडेक्स है बीएसई का जिसमें सारे बैंक्स हैं, 2% गिरा कंपेयर्ड विद 1.59% डिक्लाइन फॉर सेंसेक्स। यूनियन बैंक ने रिपोर्ट किया है 5.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन एडवांसेस फॉर दिसंबर क्वार्टर, जहां पे डिपॉजिट्स ग्रो हुए हैं कितने? 3.8%। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के डिपॉजिट ग्रो हुए हैं, डबल डिजिट में है, 11.5% से ऊपर है। एडवांसेस भी 11.5% से ऊपर है। यूको बैंक में भी ये 9.5% की ग्रोथ दिखी डिपॉजिट्स में, और एडवांसेस इंक्रीज हुए हैं 16.5%। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डेटा है कहीं ना कहीं ज्यादातर जगह पे मिसमैच होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर एडवांस नहीं आएंगे तो बैंक्स को, सॉरी, डिपॉजिट्स नहीं आएंगे तो एडवांस करने में भी परेशानी होगी। तो ये नेविगेट कर रहे हैं इस लैंडस्केप को, टाइटनिंग कर रहे हैं लिक्विडिटी की एंड स्लोइंग डिपॉजिट ग्रोथ। तो बैंक स्टॉक्स जो है एक्सपेक्टेड है कि दे विल रिमेन अंडर प्रेशर। और हिस्टोरिकली थर्ड क्वार्टर ना कभी भी ग्रेट वन रहा ही नहीं है बैंक के लिए, इनका ये कहना है। तो कहीं ना कहीं ये क्वार्टर ही एक्सपेक्टेड रहता है कि अच्छा नहीं रहेगा बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो टॉप लूजर्स अगर निफ्टी के पीएसयू बैंक्स में आप देखोगे तो यूनियन बैंक सबसे बड़ा टॉप लूजर था कल, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब सिंध, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स में सबसे टॉप लूजर था, फिर बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप देख रहे हो जितने भी छोटे बैंक्स है ना, ये ज्यादा मात खा रहे हैं। बड़े बैंक्स का इसमें नाम नहीं है टॉप लूजर्स में। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इनका नाम नहीं है। ये सारे उनसे जो छोटे बैंक है, टॉप 5 को से हट के जो बैंक्स हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला। आते हैं रेलवेज़ के सेक्टर पे। अच्छा, रेलवे में भी इन्वेस्ट लोगों ने करके बहुत पैसा कमाया पिछले 3-4 सालों में, मैंने देखा है। ₹30-30 के शेयर ₹200-200 हो गए हैं। सबको पता भी होगा मैं किस शेयर का नाम ले रहा हूँ। तो रेलवेज़ इंफ्रा स्पेंड ये 2 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है, और 76% यहाँ अचीव हो चुका है FY 25 के किटी का, मतलब बजट का। कैपिटल एक्सपेंडिचर by Indian Railways has topped 2 lakh crore in the current financial, and according to official estimates 1200 करोड़ एक्सपेंडिचर तो हो गया है जनवरी में itself,
और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड हम कर चुके हैं 76% ऑफ 2.65 लाख करोड़ बजट एलोकेशन। अर्लियर मंडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में एंड ओडिशा में। तो मोदी जी ने इनॉग्रेट किए नए जम्मू रेलवे डिवीजन, और इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी दिया है किसका, रायगढ़ रेलवे डिवीजन बिल्डिंग का ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे, एंड इनॉग्रेट किया है चर्लपल्ली न्यू टर्मिनल तेलंगाना में। तो टोटल एक्सपेंडिचर अभी तक हो चुका है 2.02 लाख करोड़, और हाईएस्ट स्पेंडिंग है ये कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वर्क्स के लिए ऑफ ओवर 82,000 करोड़। तो कैपेसिटी बढ़ाना, जैसे कि नए लाइन्स आप रेलवे के बिछा रहे हो, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, ट्रैफिक फैसिलिटेशन, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट में, इन सारी चीज़ों में ये पैसे खर्च हुए हैं, कैपेसिटी को बढ़ाने में रेलवे की। तो इन्वेस्टमेंट जो हुआ है रोलिंग स्टॉक में, ये सेकंड हाईएस्ट स्पेंड था बाय नेशनल ट्रांसपोर्टर इन करंट फाइनेंशियल ईयर, करीब 40,000 करोड़ खर्च हुए, और 28,000 करोड़ खर्च हुए हैं सेफ्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ट्रेन वगैरह से रिलेटेड एक्सीडेंट्स, हादसा हमेशा होती रहती हैं, तो 28,000 करोड़ सेफ्टी के लिए भी खर्च किया गया है। बिसाइड्स जो गवर्नमेंट फंडिंग है प्रोजेक्ट्स वर्थ 8,733 करोड़, ये एग्जीक्यूट हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, पीपीपी में, इन करंट फिस्कल ईयर। बजट 2024-25 का ये रिजिग हुआ, इसने रिजिग किया एलोकेशंस को टू द इंडियन रेलवेज पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड ट्वीक किए अमाउंट्स अंडर दी हेड्स, जैसे कि बाइंग ट्रेन्स। तो डिस्पाइट टिंकरिंग, जो ब्रॉडर पुश था मॉडर्नाइज वंदे भारत ट्रेन्स पर, कंजेशन को कम करने पर, थोड़ी जो हमारी माल गाड़ियाँ उनको और फास्ट, उनके फास्ट मूवमेंट पर, जैसे कि एनर्जी, सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी रूट्स, इन सबको इंक्रीज़ करने के, बेटर करने के लिए कनेक्टिविटी को हमने कहीं न कहीं हमारे जो फ्रेट मूवमेंट है इसको भी फास्ट करने की कोशिश की। तो इंडियन रेलवेज़ कनेक्ट करता है ऑल ओवर इंडिया को, बिज़नेसेस को और लोगों को, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एंड बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अभी और हेवी इन्वेस्टमेंट आए, एंड बहुत स्कोप है, मतलब हमारे रेलवे में तो बहुत स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट के लिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे। आप देख रहे हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ना भारतीय शेयर बाजार से अपने शेयर्स बेच करके पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे वो ज़्यादा सेलिंग सेलिंग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे उल्टा वो बाइंग किया है उन्होंने। तो क्या-क्या वो सेक्टर्स हैं आप देख सकते हो इस ग्राफ में। करीब सबसे बड़ा आउटफ्लो हमें देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज़ में, बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो कंपनीज़ हैं, 61,366 करोड़, ठीक है? जनवरी से नवंबर अगर आप देखेंगे, तो ये हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। उसके अलावा ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 45,514 करोड़। गेन भी हुआ है, देखिए हेल्थ केयर में 24,590 करोड़ के आसपास हमें गेन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंज्यूमर सर्विसेज में 17,500, आईटी में 5,800 करोड़, सर्विसेज में 8,800 करोड़ एंड टेक्सटाइल्स में 1,788 करोड़। तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक्स बेचे हैं करीब 15,500 करोड़ के अक्रॉस 10 सेक्टर्स। दिसंबर 16 से 30 की ये बात चल रही है। ऑयल एंड गैस ने विटनेस किया सबसे बड़ा आउटफ्लो। यहाँ पे करीब-करीब 5,500 करोड़ का, मैं इस डेट की बात कर रहा हूँ। इस डेट में ऑयल एंड गैस में सबसे बड़ा आउटफ्लो रहा है, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 5,500 करोड़ बेच दिए फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में। जनवरी से नवंबर अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऑफलोड किए हैं शेयर्स करीब 45,500 करोड़ के। एफपीआई सेलिंग अक्रॉस सेक्टर्स ऑयल एंड गैस, ये जो है ये विटनेस कर रही है आउटफ्लो, जैसे कि रिलायंस जो एक मेजर स्टॉक है सेक्टर का। रिलायंस मैं बता दूँ सबसे, मतलब वेट भी सबसे ज़्यादा कैरी करता है, और इंडिया का सबसे बड़ा एंटिटी भी इंडिया में इस वक़्त रिलायंस ही है। सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, जो लिस्टेड कंपनी है हमारी। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है कई दिनों से। इनमें गेन्स भी रहे थे अच्छे खासे, लेकिन स्टॉक्स जैसे कि इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, ये भी काफ़ी प्रेशर में है, एंड एक्सपेक्टेड नहीं है कि इन्हें कोई सब्सिडाइज़्ड गैस मिलने वाली है एनीमोर, तो इसकी वजह से इसमें भी काफ़ी बिकवाली देखने को मिली। स्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि चाइना ने ऑयल प्राइसेज़ पर लिड डाल दिया है, राइट? दुनिया भर में थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुआ है, तो ऑयल प्राइसेज़ ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, उल्टा और नीचे जा रहा है, और एक्सपेक्टेशन तो ये है कि और नीचे रहेंगे। तो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिशनली लार्ज एक्सपोज़र रखते थे अपना ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर, क्योंकि इनका प्रॉस्पेक्ट्स और लिक्विडिटी बढ़िया थी, अब यहाँ पे कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी दिख रहा है इन्हें। ऑयल प्राइसेज़ भी जो है वो हाइटेंड है ड्यू टू एस्केलेशन और कॉन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में, और इसकी वजह से इन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक्सपोज़र है इस सेक्टर में, कम कर दिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज़ में सेंटिमेंट की शिफ्ट आई है। अगर आप देखोगे तो करीब-करीब साढ़े 4 हज़ार करोड़ के शेयर्स इन्होंने बेच दिए हैं सेकंड हाफ में,
जब इन्होंने परचेज़ किए थे, इससे पहले कितने 7,000 करोड़ फर्स्ट हाफ में। तो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की मेजर होल्डिंग्स रही है हमेशा से फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेक्टर में और इनके जो फ्लोज़ हैं वो इन टैंडम रहते हैं कि कैसे मार्केट मूव करता है। तो मार्केट अगर अच्छा करता है, स्टेबल है, तो जैसे कि फर्स्ट हाफ में था दिसंबर के, तो ये फंड इस सेक्टर में डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते हैं, उल्टा निकालते हैं। तो पिछले 15 दिनों में 2024 के अगर आप देखेंगे, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने डंप किए हैं शेयर्स करीब 2,500 करोड़ के ऑटोमोबाइल सेक्टर में और 1,000 करोड़ के शेयर्स इन्होंने पावर और एफएमसीजी कंपनीज़ में भी बेचे हैं। तो आप देख सकते हैं इनका जो पैटर्न है बाइंग का, वो काफ़ी अलग रहा है। इन्होंने जो बाइंग की है वो हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा की है, सर्विसेज़ में और टेक्सटाइल्स, देखिए टेक्सटाइल्स में इन्फ्लो रहा है इनका और कंज्यूमर सर्विसेज़ में। ऑयल एंड गैस को तो ये बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे, ऑटोमोबाइल से भी खाली कर दिया अपना अकाउंट और एफएमसीजी में भी काफ़ी इन्होंने सेलिंग की है। आते हैं अगले आर्टिकल पे जो एक एडिटोरियल आर्टिकल है। वीक ड्राइवर्स, बजट्स में ऐसे मेजर्स होने चाहिए जिससे हम रिससिटेट कर पाएँ मिडल क्लास को। तो कॉन्टेक्स्ट जो है बजट का हमारे कॉन्टेक्स्ट 2025-26 के बजट की बात हो रही है यहाँ पे जो फ़रवरी में आने वाला है। ये फ़ोकस लेकर आ गया है कि हमें एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की बढ़ानी होगी। ठीक है? यहाँ पे स्टैग्नेशन को एड्रेस करना होगा इनकम और वेज लेवल्स के और हमें इसकी वजह से रिकिंडल हो गया है डिबेट ओवर साइज़, स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ इंडियाज़ मिडल क्लास के इंडिया के मिडल क्लास का क्या साइज़ है, क्या स्टेटस है, क्या पोटेंशियल है। पॉलिसी मेकर्स ने नोटिस किया कि जो रिलेटिवली वेल ऑफ हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस वो टैक्स रिलीज़ माँग रहे हैं बजट से एंड डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अपने आप को एज़ पार्ट ऑफ मिडल क्लास। एट द सेम टाइम एनेक्डोटल एविडेंस है ऑफ अ श्रिंकिंग ऑफ मीडियन एंड जो बिलो सेगमेंट्स हैं मिडल क्लास के बीइंग corroborated बाय कंजम्पशन मार्केट सर्विस। तो अगर आप कंजम्पशन मार्केट में जाएँ, जहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, वहाँ पे देखेंगे तो कहीं न कहीं एविडेंस दिख रहा है श्रिंकिंग का, ठीक है? एंड कहीं न कहीं ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे जो बहुत ही वेल ऑफ लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, वो भी अपने आप को मिडल क्लास बोल-बोल कर टैक्स में रिलीफ माँग रहे हैं। तो कंतार ने रिपोर्ट किया कि जो नंबर ऑफ लोअर मिडल क्लास हाउसहोल्ड्स है ना, वो हो डाउन हो चुका है 25% इन 24 एज़ कंपेयर्ड टू 29 एंड जो अफ्लुएंट है, वो सर्ज हो चुके हैं 86% एंड टू बी श्योर ये जो ट्रेंड है ये मिरर करता है इनकम टैक्स का डेटा। टैक्स पेयर्स जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, वो हैं अकाउंट करते हैं फॉर ऑलमोस्ट हाल्फ ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम रिपोर्टेड बाय ऑल टैक्स पेयर्स इन द असेसमेंट ईयर। तो इन अदर वर्ड्स जो शेयर्स हैं लोअर इनकम ग्रुप ग्रुप के नेशनल इनकम में और टैक्सेबल इनकम में वो गिर रहे हैं। तो इसको सिंपली अगर आप देखो तो इंडिया का जो मिडल क्लास है वो वेल ऑफ नहीं है। इवन एज़ वेल ऑफ क्लियरली आरंट एंड कैन नॉट बी मिडल क्लास। जो इनकम स्ट्रक्चर है हमारे देश का, वो ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हो रहा है फ्रॉम इन्वर्टेड पिरामिड इंटू अ डायमंड शेप। तो जहाँ पे एक बर्जनिंग मिडल क्लास है, बढ़ता हुआ मिडल क्लास एज़ ज़्यादातर लोग एंटिसिपेट करेंगे। सेल्स डेटा अगर आप देखेंगे ना प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स का, तो वहाँ सिग्नल कर रहा है ये एग्ज़ॉशन। कहीं न कहीं एक पीक पर आ चुका है ये, इससे ज़्यादा यहाँ नहीं बढ़ रहा, ठीक है? जो सेल्स का डेटा है, लार्ज सेक्शंस ऑफ अर्बन कंज्यूमर्स में एक्सेप्ट सुपर रिच। और ये देखने को मिल रहा है सुपर रिच आफ्टर पोस्ट कोविड स्प्लर्ज। तो यहाँ पे ऐसा केस देखा जा सकता है कि लैक्स ऑफ पीपल जो हैं वो बिलो थ्रेशोल्ड आ चुके हैं फॉर बीइंग इनकम टैक्स पेयर आफ्टर हैविंग क्रॉस्ड इट, मतलब टैक्स ब्रैकेट पे आ करके वापस नीचे आ गए। और ये क्लियरली इनडिफेंसिबल है ऐसी कंट्री के लिए जो मिडल क्लास को ग्रो करना चाहता है एंड 30% से लेकर के 60% ऑफ पॉपुलेशन को लाना चाहता है ओवर मिडल क्लास बाय 2047। तो अमिड्स दिस सिनेरियो जो रिपोर्ट है, वो साइट करते हैं रिजल्ट्स ऑफ हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो दिखाता है शार्प डिक्लाइन पॉवर्टी इंसिडेंस में। फॉर दीज़ असम्पशंस जो पॉवर्टी लाइन है डिफाइंड बाय सुरेश तेंदुलकर कमिटी हम देख रहे थे करीब हाफ डेकेड अगो ये अप्लाई की गई थी एचसीएस फाइंडिंग्स पे। जो पॉवर्टी यार्डस्टिक्स थे वो सीरियसली आउट ऑफ डेट है और एज़ सच 90% ऑफ रूरल इंडिया जो है वो रिपोर्ट करते हैं मंथली एवरेज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना लेस देन 5,763 2023-24 में। और जो 0 से 5% है, वो फ्रैक्टाइल क्लास है जो बॉटम ऑफ पिरामिड पे आता है, जो सिर्फ ₹1670 खर्च करता है। पर्सन्स जो 5 से 10% क्लास में आते हैं, वो करते हैं ₹2126 खर्च। तो जो हाई इन्फ्लेशन रेट्स है ओवर द रीसेंट ईयर्स, ये नंबर्स बिट्रे करते हैं बहुत लो परचेजिंग पावर को अमंग वास्ट सेक्शन ऑफ पीपल। जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो और ग्रिम नज़र आ रही है थोड़ी-सी, राइटर का ये कहना है। जो शॉर्ट से लेके मीडियम टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है हमारे देश की, वो होनी चाहिए जो रिलाय करे डोमेस्टिक डिमांड पर। कि हम जो खर्च कर रहे हैं उसके बेसिस पे उस पे रिलाई करनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट राइट है इन एक्सपोजिंग द फैलेसी ऑफ द रिच सेक्शंस
एंड आस्किंग फॉर फर्दर टैक्स रिलीफ। तो हाउएवर ये सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि हम जीएसटी रेट्स को बढ़ा दें प्रीमियम गुड्स के लिए और जो कंटिन्यूड हाई डिमांड में चल रही हैं डिस्पाइट ओवरऑल सजेशनेस इन कंजम्पशन। तो जो प्रोहिबिटिव टैक्सेस है ना हाई एंड आर्टिकल्स पे और सर्विसेज पे, इससे एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस और ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो कहीं न कहीं ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा चलो मिडल क्लास परेशान है ना, एक काम करते हैं जीएसटी तो बढ़ाना ही है हमें, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे और टैक्स कर दो, लक्ज़री गुड्स पे और टैक्स कर दो। नहीं, राइटर ये कह रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे, तो इससे और जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, ये बढ़ सकती है और विशियस साइकिल क्रिएट हो सकता है। सिर्फ़ साढ़े 6% ऑलमोस्ट साढ़े 6 से थोड़ा-सा ज़्यादा ही परसेंट लोग इंडिया का जो पॉपुलेशन है, वो फ़ाइल करता है इनकम टैक्स रिटर्न्स और हार्डली 3% एक्चुअली पे करते हैं सैलरीड इनकम में से टैक्स। तो ये जो बेस है, ये काफ़ी ज़रूरी है कि एक्सपैंड हो, जो पॉलिसी एम्फेसिस है, अब ये इस तरीके से होनी चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड को ये बूस्ट करे, ग्रेटर थ्रस्ट रहे हमारे इम्प्रूविंग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड लिबरल टैक्स कंसेशंस फॉर ट्रू मिडल क्लास आर इन ऑर्डर। तो जो ट्रू मिडल क्लास है, गवर्नमेंट को कहीं न कहीं वो आइडेंटिफाई करना होगा कौन है, उनके लिए टैक्स कंसेशंस लाने होंगे। अब आप कंजम्पशन पे टैक्स बढ़ाना चाहते हो, तो आप ये देखो ना कि सिर्फ़ कितने 3% लोग इंडिया में टैक्स पे करते हैं, सिर्फ़ 3%। आप अगर टैक्स ब्रैकेट को और कम कर दो, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? मान लो उन 3% में से सिर्फ 2 ही परसेंट अब पे कर रहे हैं, तब भी क्या कंज़म्पशन ऑल ओवर इंडिया की बढ़ जाएगी? बाकी 97% लोग का जो कंज़म्पशन है, या तो आप उस पे फ़ोकस करो, या तो 3% जो टैक्स पे कर रहे हैं, 4% उन पे फ़ोकस करो, तो ये बात भी लॉजिकल है, राइट? अगर 3% लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इनकम टैक्स रिलीफ देके कोई बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन बूस्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ 3% लोगों को ही अफ़ेक्ट करेगा, ना कि बाकी 97% लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ और चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। बजट ये एक ट्रिकी चीज़ है एंड बजट में ये आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा कि जो बाकी 97% परसेंट लोग हैं, जो टैक्स भी नहीं पे करते, टैक्सेबल ब्रैकेट में भी नहीं आते हैं, किस तरीके से इनकी कंज़म्पशन को इंक्रीज़ किया जाए। तो आप अगर कोई चीज़ सोच सकते हैं तो ज़रूर बताएँ, बिकॉज़ दिस इज़ अ गुड गुड क्वेश्चन जो हमें इस आर्टिकल से मिला है कि 97% लोग जो इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, अगर इनका कंज़म्पशन बूस्ट करना है, ठीक है? इनकी सेविंग्स आपको अगर बढ़ानी है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना है ताकि ये और कंज़म्पशन करें, तो आप कैसे करेंगे? आप बता सकते हैं कोई भी अगर आपके पास इसमें तरीका है तो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।